हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट 51 यूपीएचईएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जीएस के पोर्शन को मैं कवर कर रही हूँ और ये आज आपका जो मॉडल पेपर 4 है, ठीक है। इसमें हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे विद करेंट अफेयर। और इससे पहले मैंने और वीडियोज़ दे रखी हैं, प्लेलिस्ट में सारी चीज़ों को अपडेट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाई जा रही है। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको उससे संबंधित शॉर्ट नोट्स भी देती हूँ जिससे आपको सारी चीज़ें एक साथ क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो आप यहाँ पर यूपीएचईएससी की तैयारी के लिए और साथ में यूजीसी नेट की तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। सभी का इस चैनल पर स्वागत है। यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन को भी मैं यहाँ कवर कराती हूँ, ठीक है। तो एजुकेशन विषय से आपकी अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी हो जाती है, जैसे पीजीटी, नेट एजुकेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आईपीएफ किस प्रकार की बीमारी है। डिसीजेस से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, जो आईपीएफ इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये लंग्स की डिसीज होती है, ठीक है। और ये किसको थी, अभी हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी का निधन हो गया था। वो इसी बीमारी से ग्रसित थे, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसके कारण ही उनका निधन हो गया था। और आईपीएफ एक क्रॉनिक, मतलब ये जो है ना एक लंग्स की बीमारी है जो कि फेफड़ों में जो टिश्यूज होते हैं, मतलब उनके निशान के कारण होती हैं। और आईपीएफ का सटीक कारण अज्ञात है, इसलिए इसे आइडियोपैथिक कहा जाता है, ठीक है। तो एक पल्मोनरी यहाँ आपकी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस आईपीएफ लंग्स डिसीज है और इसी के कारण जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी। अगला जो क्वेश्चन है ना, फीफा अवार्ड से है। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। हु वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट मेन्स प्लेयर अवार्ड एट द फीफा अवार्ड्स 2024। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे मेल और फीमेल दोनों का देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो मेन्स प्लेयर में थे ये विनीसियस जूनियर को दिया गया था। और देखिए यहाँ पर, और फीमेल की बात करें, देखिए यहाँ पर 2024 का फीफा पुरस्कार विजेता, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी थे, ये थे स्पेन और रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब के विनीसियस जूनियर, ठीक है। और जो महिला खिलाड़ी हैं, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी, ये हैं स्पेन और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की एताना बोनामाटी है ना। तो ये एताना बोनामाटी को दूसरी बार फीफा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया, लगातार दूसरी बार। तो इसमें 2023 की जो एताना बोनामाटी हैं, इन्होंने 2023 फीफा महिला विश्व कप जीतने वाली स्पेनिश टीम का हिस्सा थी, ठीक है। और ये दूसरी बार, इस बार भी 2024 में भी इन्होंने ये अवार्ड जीता है। तो यहाँ पर 2024 यूईएफए महिला चैंपियंस लीग खिताब जीतने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो बस आपको नाम याद रखना है, एताना बोनामाटी, ठीक है। तो इस तरह से ये फीमेल वर्ग में है और जेंट्स में आपको पता हो गया विनीसियस जूनियर, है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है ये आपका शिक्षा से संबंधित है। एनटीए 2025 से किस प्रकार की परीक्षाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करेगी। व्हाट टाइप ऑफ एग्जाम विल द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए फोकस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन फ्रॉम 2025। तो ये है आपका उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षाएं, ठीक है। इससे पहले ये सारी परीक्षाएं जैसे कि आपका यूजीसी नेट और बाकी सारी चीज़ें भी करवा रहे थे, है ना। तो नीट वगैरह की परीक्षा भी यहाँ पर करवाई जा रही थी एनटीए के द्वारा। तो अभी यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए जितनी भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होंगे उनको करवाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है, 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत की रैंक क्या है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स ग्लोबली बाय 2024। तो यहाँ पर ये 3rd रैंक पे है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 3rd रैंक पर है, 2019 में 23वें स्थान पे था, है ना। तो इस तरह से और 23वें से और अभी 3rd पे आ जाना, है ना, 2019 से 2024 में, तो ये इसकी एक अचीवमेंट है, अच्छी अचीवमेंट है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 किस देश ने जीता। तो ये आपका भारत ने जीता था। विच कंट्री वन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप 2024। यहाँ पर ये भारत ने जीती है, भारत ने चीन को मात दी है ना। तो किससे था, अगेंस्ट पार्टी भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए अगला जो है ना, यहाँ पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के किस शिक्षण संस्थान ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है।
विच इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज सिक्योर्ड सेकेंड प्लेस इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये है IIT खड़गपुर, है ना। तो इसमें जो कुछ खास चीज़ें हैं UGC से संबंधित जितनी चीज़ें हैं या आपकी इस तरह रैंकिंग से संबंधित है वो आपको मैं PDF वगैरह में दे दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये IIT खड़गपुर है। अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च इन इज इंटरवेंशन बेस्ड साइक्लिंग इन नेचर आर इम्प्रूवमेंट फोकस्ड। कौन सा शोध हस्तक्षेप आधारित चक्रीय प्रकृति और सुधार केंद्रित है। अब देखिए यहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है और इम्प्रूवमेंट की भी बात हो रही है, तो ये किसमें सारी चीज़ें होती हैं, ये आपकी एक्शन रिसर्च में होती हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना एक्शन रिसर्च जो है किसी समस्या को पहचानने और उसके डायग्नोस हेतु सुझाव देने के लिए आयोजित की जाती है, एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। और जैसे कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं या स्कूल होते हैं वहाँ पर जो डे बाय डे मतलब जो हर दिन की हमारी समस्याएं होती हैं शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित या आपके टीचिंग एनवायरनमेंट से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको एक्शन रिसर्च के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसके कुछ स्टेप होते हैं यहाँ पर देखिए। प्लानिंग, ये पूछा जाता है, UGC नेट में पूछा गया है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सुपरविजन और रिफ्लेक्शन, मतलब प्लान, डू, चेक और एक्ट, है ना। PDCA साइकिल होता है और इसका यूज़ करते हैं सुधार प्रक्रिया से संबंधित, ठीक है। तो जब हमें कभी तुरंत इमीडिएट कहीं पर भी किसी सुधार की या किसी प्रॉब्लम की उसको डायग्नोस करने की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पर हम एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। तो इस तरह से BEd वगैरह में भी आपने किया होगा एक्शन रिसर्च। जब आप टीचिंग करते हो तो आप टीचिंग के दौरान जाते हो तो वहाँ पर एक्शन रिसर्च से ही आपको अपना बनाना होता है ना, एक आपकी रिपोर्ट अपनी तैयार करनी होती है एक्शन रिसर्च के थ्रू। तो इस तरह से ये हो गया प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, सुपरविजन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। या कई बार आपको इस तरह भी देता है प्लान, डू, एक्ट एंड रिफ्लेक्ट, ठीक है। ऐसे भी पूछा जाता है प्लान, डू, एक्ट एंड रिफ्लेक्ट। तो ये अलग अलग टर्म्स हो जाते हैं पूछने के, किस तरह से कौन से वर्ड्स दे दिए गए हैं और इनकी मीनिंग आपको आती है या नहीं, सीक्वेंस में लगाने को भी कई बार आ जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये आपके टीचिंग मेथड से है। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर डायलॉजिक, है ना। तो देखिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों के स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवादपरक मतलब डायलॉजिक माना जाता है। अब देखिए डायलॉग के आधार पे, है ना। तो डायलॉग मतलब जहाँ कम्युनिकेशन होगा, कौन कौन से टीचिंग मेथड्स होंगे, क्या लेबोरेटरी वर्क में होगा, नहीं होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन में और ट्यूटोरियल्स, ग्रुप डिस्कशन या प्रोजेक्ट वर्क, है ना। तो ये आपका ट्यूटोरियल्स और ग्रुप डिस्कशन में होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए, तो ये जो है आपका ट्यूटोरियल और ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें होगा, ठीक है। ट्यूटोरियल में क्या होता है, टीचर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और फिर जो लर्नर्स हैं वो काम करते हैं उस पर। और ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बराबर मतलब पारस्परिक संवाद होता है यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपके टीचिंग मेथड्स हो जाते हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये भी आपका टीचिंग मेथड से ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग आइडेंटिफाई दोज विच आर लर्नर सेंटर्ड। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की सूची दी हुई है और उन विधियों की पहचान करें जो लर्नर सेंटर्ड होती हैं। तो देखिए आपकी टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स होते हैं और जिसमें और कुछ मिक्स भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो लर्नर को ध्यान में रख के होंगी वो आपकी लर्नर सेंटर्ड होंगी। तो कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर आप देखो, इसमें है प्रोजेक्ट वर्क है, चॉक एंड टॉक। चॉक एंड टॉक कौन करेगा, टीचर ही करेगा, है ना। तो यहाँ देखिए लेक्चरिंग विथ ऑडियो विजुअल, ये भी आपका ऑडियो विजुअल के माध्यम से व्याख्यान भी टीचर ही देगा, ठीक है। तो जो लर्नर सेंटर्ड है ये आपकी कंप्यूटर एडेड टीचिंग, ठीक है। कंप्यूटर एडेड टीचिंग यहाँ पर ये इधर आना चाहिए था, ठीक। और सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग का मतलब क्या होता है, जो हम जब BEd या BTC आप करते हो तो उसमें क्या करते हैं, उसी में से ही कुछ लोग आपके सिमुलेशन या रोल प्लेइंग की बात मैं कर रही हूँ, उसी में से एक जो है टीचर बन जाता है, पढ़ाता है और 5-10 ग्रुप का जो स्टूडेंट होते हैं वो एज ए लर्नर वहाँ पर बैठे रहते हैं और अपने फीडबैक को देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। वहाँ पर जो मतलब जितने भी ये मतलब छात्राध्यापक जिनको कहते हैं, जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीचिंग मतलब टीचिंग ले रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपनी टीचिंग की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं में से कोई टीचर बन जाता है और उन्हीं में से कोई स्टूडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग। तो ये आपकी ये मेथड्स हो जाते हैं जो आपके किससे संबंधित हैं,
जो कि लर्नर सेंटर्ड हैं, ठीक है। ये हो जाते हैं आपके 4 और 5। तो इस तरह से ये टीचिंग मेथड्स बहुत तरीके के होते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है इवेल्यूएशन से है। मैंने इसमें सारे टाइप्स लेने की कोशिश की है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी कर रहे हैं, जो हो वो एग्ज़ाम को ध्यान में रख के हो, ठीक है। आपकी परीक्षा में किस तरह का प्रश्न आता है, कैसे पैटर्न के आधार पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लिस्ट दी हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। इसमें कह रखा है कि फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस। तब सबसे पहले आपको मीनिंग पता होनी चाहिए कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। फॉर्मेटिव जबकि शिक्षण सत्र के दौरान चल रहा है, टीचिंग सेशन के दौरान चल रहा है, उसमें आप बीच बीच में आप टेस्ट लेते हो, है ना, वीकली टेस्ट लेते हो, मंथली लेते हो, इस तरह से टीचिंग प्रोसेस चल रहा है। आपको उस बीच में पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम कहाँ पर है, आप उसको डायग्नोस कर सकते हो। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, यहाँ पर जो समेटिव है इसकी अगर हम बात करें तो समेटिव लास्ट में होगा। जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम होते हैं ना, लास्ट में जाके होते हैं, आप फेल हो जाओ या पास हो जाओ, ठीक है, जितनी आपकी तैयारी। क्राइटेरियन रेफरेंस, इसकी बात अगर हम करें, क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, क्राइटेरिया के आधार पे किसी व्यक्ति के प्रदर्शन को एक तय मानक से या उसके लक्ष्य, मतलब जो भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है या तय मानक है, जैसे कहीं कहीं किसी परीक्षा में होता है ना 33% पास करना है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने 40% मार्क्स ले लिया मतलब वो उस क्राइटेरिया को पास कर गया, तो ये हो जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस की अगर हम बात करें, नॉर्म रेफरेंस क्या होता है, एक बड़े ग्रुप से किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना, जैसे कि बड़ी परीक्षाएं होती है, जैसे नीट वगैरह की या एसएससी का एग्जाम, तो ये बड़े लेवल पे, मास लेवल पे हो रहा है। यहाँ पर जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें वो व्यक्ति, जो वो लर्नर, एक लर्नर है, वो अपने को आकलन करेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, ठीक है, जो भी ये मतलब सिलेक्टेड लिस्ट आई है उसमें मैं कहीं पर हूँ, स्टैंड कर रहा हूँ या नहीं। तो ये हो जाता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मानक के आधार पे, नॉर्म्स के आधार पे, है ना। तो ये हो जाती है, बड़े ग्रुप की बात होती है जब, और यहाँ पर ये क्राइटेरियन रेफरेंस में मतलब एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि 33% पास करना है, 40% यहाँ पास करना है तो कट ऑफ आ जाएगी, इस तरह से ये आपका क्राइटेरियन रेफरेंस हो जाता है। अब इसके आधार पे इसको हमें मैच करना है, तो देखिए फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता को पहचानने के लिए होता है, माने यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है इससे मैच कर रहा है। समेटिव की बात करें तो ये जो समेटिव है इसका प्रयोग अधिगम स्तर आंकने के लिए होता है। इट्स इंटेंशन इज टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो समेटिव जैसे कि लास्ट में होगा, मतलब एक बार आखिरी की परीक्षा होगी और उसी के आधार पे आप जजमेंट कर लोगे। क्राइटेरियन रेफरेंस, यहाँ पर देखिए ये कह रहा है आधिपत्य सूचक, मतलब स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, कहाँ पे मतलब किस तरह से आपने उन क्राइटेरिया को पूरा किया है, नहीं किया है, ठीक है। तो ये इससे हो जाता है। और उसके बाद देखिए अब ये एक लास्ट बचता है, नॉर्म रेफरेंस, प्रतिशत रैंक और मानक प्राप्तांक का उपयोग रिपोर्टिंग के लिए करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये हो जाता है, इनकी मीनिंग समझनी जरूरी है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है ना, ये पाइथन। पाइथन क्या है, आईसीटी का है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सभी लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन क्या होगा, 1, है ना, ये वाला ऑप्शन खाली। और नेक्स्ट है आप देखो आईसीटी का है। आईसीटी में कहता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस ऑफ, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इन ऑप्शंस को आपको देखना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, देखिए ऑनलाइन लर्निंग है, और उसके बाद लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन, और फिर है आपका यहाँ पर वेब बेस्ड लर्निंग, ऑल द अबव। तो मतलब 1 और 2, 1 और 3, 4। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन लर्निंग भी है, लर्निंग थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, वेब बेस्ड लर्निंग भी करते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव सारी चीज़ें आईसीटी में शामिल है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आईसीटी का। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके फुल फॉर्म से है। एब्रीवेशन की भी एक वीडियो आपको मिलेगी, एक वीडियो आपकी एब्रीवेशन से मिलेगी और एक आपको आपके यूपी के जो स्पेशल करंट अफेयर है उससे संबंधित, ठीक है। उसमें जितने भी आंकड़े वगैरह हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में आपको दूंगी। तो लगातार यहाँ पे इस चैनल पे आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको पूरा एक डिटेल में एक कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगी, ठीक है। तो क्योंकि एक क्वेश्चन में फिर आप एक ही चीज़ समझ पाते हो, लेकिन उसको पूरा थॉरली एक बार में पढ़ जाइए तो वो एक कॉन्सेप्ट आपका तैयार हो जाता है, मेरा अपना ऐसा मानना है। बाकी आपकी क्या स्ट्रेटजी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर देखिए एब्रीविएशन ऑफ CD-ROM का जो है एब्रीविएशन क्या है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, एक स्टैटिक मेमोरी है। यहाँ पर जो डेटा है इसको आसानी से बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये रीड ओनली मेमोरी स्टैटिक टाइप की।
आप देखिए यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। इसमें कह रहे हैं भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की गणना के लिए किस समिति का नाम जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, विच कमिटी इज नोन फॉर एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो ये है आपकी तेंदुलकर समिति, है ना। एक है लक्कड़वाला समिति और एक है तेंदुलकर समिति। फर्क क्या है यहाँ पे देखिए, लक्कड़वाला समिति 1993 में आई थी। 1993 में गरीबी आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित थी एक विशेषज्ञ समूह मतलब एक्सपर्टीज की एक कमेटी गठित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता DT लक्कड़वाला ने की थी। ठीक है, तो गरीबी के आकलन के लिए और उसकी एनालिसिस के लिए। और जो तेंदुलकर समिति थी ये 2009 में आई। यहाँ पर देखिए 2005 में गरीबी आकलन के लिए कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक एक्सपर्टीज मतलब एक फिर यहाँ कमेटी के गठन हुआ, जो कि इसमें कुछ जो कमियां पाई गई थी, है ना, इस वाले में लक्कड़वाला समिति में, उनको दूर करने के लिए यहाँ पर इसको गठित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मैंने यहाँ पर रह गया है 3 कमियां, मतलब बहुत ज़्यादा वो डीप में हो रहा था। तो इस तरह से कुछ जो कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए तेंदुलकर समिति बनी थी 2009 में। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पर लक्कड़वाला का नाम नहीं है तो आप फिर तेंदुलकर समिति में जाओगे, है ना। इसलिए दोनों का ऑप्शन दिया है ताकि अगर जैसा भी आपका आंसर आएगा आपको उस तरह से देना है, क्योंकि आयोग की अपने आगे कुछ चलती नहीं है। तो आप दोनों ऑप्शन को ध्यान में रखिए। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। हु एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम इन इंडिया। तो ये आपका करता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, भारतीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर इससे करता है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना, ये मुद्रास्फीति ये क्या दर्शाती है। इन्फ्लेशन, व्हाट डज इन्फ्लेशन इंडिकेट। ये दर्शाती है कीमतों में वृद्धि, है ना। मुद्रास्फीति आपके राइज इन प्राइसेस को दिखाती है। अब देखिए इसी तरह के टर्म्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है, अगर जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है वो तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, पर सबको ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो पहले तो उन वर्ड्स की मीनिंग समझिए, है ना। अभी कुछ लोग कहेंगे कि थोड़ा सा क्वेश्चन और लेवल बढ़ाइए, तो देखिए जब मीनिंग ही नहीं पता होगी तो आप बहुत हाई फाई क्वेश्चन आप क्या करोगे, है ना। तो क्वेश्चन हर तरह के करिए, उसके बाद फिर डिफिकल्टी लेवल तो हाई होगा ही, है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है ये है आपका बेरोजगारी से संबंधित है, अनएम्प्लॉयमेंट। आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण कौन सी बेरोजगारी होती है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज्ड बाय इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो ये होती है आपकी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, तो देखिए हमारे यहाँ 5 तरह की बेरोजगारियाँ होती हैं। आगे मैं उन सबको आपको बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो लिए हैं वो तो आपके सामने हैं। यहाँ देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कौशल या भौगोलिक असंगति के कारण कौन सी बेरोजगारी होती है। विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स ड्यू टू मिसमैच इन स्किल्स और जियोग्राफिक लोकेशन। ये है आपकी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब इनके बारे में हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सारा एक एक चीज़ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर साइक्लिकल की बात करें, चक्रीय बेरोजगारी, तो यहाँ पर देखिए चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक चक्र के उतार चढ़ाव के कारण होती है। जब अर्थव्यवस्था मंदी होती है तो जैसे कि नौकरियां खत्म हो जाती हैं, है ना, तो ये इस तरह से ये हो गया चक्रीय बेरोजगारी। और किसी देश की अर्थव्यवस्था मंदी आती है, फैक्ट्रियों का उत्पादन घट जाता है तो श्रमिकों की छटनी होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर मतलब जितनी अगर मांग नहीं होगी तो उसका उत्पादन क्यों होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि फिर वो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, तो यहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये हो जाती है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था में मंदी कुछ समय के लिए आई और उतने समय के लिए लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, अगला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये बेरोजगारी तब होती है जब लोग नई नौकरी की तलाश में होते हैं या नौकरी बदलने की इच्छा, मतलब यहाँ पर क्या है, घर्षण जनित फ्रिक्शन हो रहा है। जैसे कि IT सेक्टर में अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, बच्चे काम कर रहे होते हैं लेकिन फिर कुछ अच्छा मतलब बढ़ के पैकेज चाहिए तो वो दूसरी कंपनी में ज़्यादा मतलब फिर वहाँ ट्राई करने लगते हैं। तो ये हो जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो अब दूसरी जगह जाने की कोशिश करने लगते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या IT सेक्टर में इस तरह की जहाँ पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। स्ट्रक्चरल की बात करें, संरचनात्मक बेरोजगारी, तो ये तब होती है जब श्रमिकों के स्किल्स और उद्योग की ज़रूरतों में असमानता हो जाती है। जैसे कि जो पहले कपड़े वगैरह बिने जाते थे तो कैसे था कि वो
मतलब करघे पे बुनाया जाता था, हथकरघा पे, लेकिन अभी मशीनें आ गई हैं, है ना। बहुत से लोग हाथ से काम कर लेते थे, सिलाई कढ़ाई इस तरह की, लेकिन अब मशीनें आ गई हैं, तो वो भी क्या होगी, बेरोजगारी तो हो रही है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, है ना, सारा काम अधिकतर क्या हुआ, अब रोबोट के थ्रू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और उसके बाद देखिए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। ये तो पता ही लग रहा है कि मौसम के अकॉर्डिंग होगी। जब मतलब कुछ विशेष मौसम में ही यहाँ पर जब काम मिलता है तो वो लोगों के पास रोजगार होता है और बाकी समय वो बेरोजगार हो जाते हैं ना। किसी क्षेत्र में फसल कटाई के बाद मजदूरों को काम नहीं मिलता है तो इस तरह से फिर वो दूसरा काम करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई हमारे यहाँ पेंटिंग करने आता है कोई वो, लेकिन जब उसके यहाँ से कटाई वगैरह का टाइम होता है तो वो लोग यहाँ पर काम छोड़ के जो भी अपना मतलब बढ़ईगिरी कर रहे हैं या पेंट वगैरह का काम कर रहे हैं, पुताई का काम कर रहे हैं, फिर वो अपने घर पे जाके खेती का काम करते हैं। तो इस तरह से ये हो जाती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर है आपका डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ये तब होती है जब अधिक लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका योगदान आवश्यक नहीं होता है। जैसे कहीं पर ज़रूरत तो 5 लोगों की है लेकिन काम 8 लोग कर रहे हैं, तो 3 लोग क्या है, ये छिपी हुई बेरोजगारी है। 3 लोग मतलब 3 छिपे हुए बेरोजगार के रूप में है वहाँ पे, ठीक है, कि उतने की ज़रूरत नहीं है लेकिन काम उतने लोग कर रहे हैं। तो ये हो गई आपके अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, है ना। वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक दिन में भी सारा चीज़ नहीं करवाया जा सकता है और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी चीज़ कराऊँ, जैसे कि मैंने आज ज़्यादा फोकस किया आपका टीचिंग मेथड्स पे, है ना, तो बताया, अधिकतर चीज़ें बताई। आज आपके इस पे इकोनॉमिक का एक ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला मैंने सारा चीज़ करवा दिया, एवेल्यूएशन के बारे में आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं लेती हूँ कि ताकि आपकी चीज़ें भी रिवाइज होती रहें, है ना। कुछ भी करवाना है ये मेरा कभी उद्देश्य नहीं है और ना ही मुझे व्यूज़ पाने हैं। मेरी मतलब कोशिश ये होती है कि जो भी पढ़ाऊँ आपको वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।